जीआईटी क्लास जो है ना हमने पढ़ना है, और जीआईटी क्लास जो है जीआईटी जो है वो हम पहले उसको समझ लेते हैं, थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। तो इसका जीआईटी क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टैंडर्ड ट्रैक्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके ज़्यादा नहीं। आज हमने बस ये समझना जीआईटी इज कंसर्न्ड विद इंजेक्शन अब्जॉर्प्शन एंड ऑफ फूड एंड एक्सक्रीटिंग ऑफ या एक्सक्रीटिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, यानी एक तो हम जो खाते हैं उसको क्या करती है, हजम करती है, उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन करवाती है हमारे जिस्म में, यानी उसमें से जो चीज़ें काम की हैं, ज़्यादा विटामिन हैं या उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, उसको हजम करवाने के बाद उसको क्या करती है हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करवा के हमें उसके बाद जो एक्सक्रीट करती है उन चीज़ों को जो हमारे पास वेस्ट बच जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट का मिसाल तौर पर हम तरबूज लेते हैं, हमने तरबूज के दरमियान में जो पौधा होता है, ठीक है ना, उसके बाहर जो इतना बहुत बड़ा उसका छिलका होता है उसको हमने फेंक देते हैं। सिमिलरली आज हमने खाना खाया, हमने एक रोटी खाई है, दो खाई है, तीन खाई है, वो रोटी हमारी मैदे में जाकर हजम हो जाएगी और उसके बाद उसको आंतों में जाकर आज़ाद हो जाएगी और उसके बाद आंतों से ही एक्सक्रीट हो जाएगी, जो उसमें से जो हमें हमारी बॉडी में चाहिए वो बॉडी दे देगी, बाकी फेंक देगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब जो जीआईटी से रिलेटेड जो आपकी डिजीज़ेज हैं उनमें पहले नंबर पर है पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आज नहीं लिखूँगा क्योंकि लेक्चर कुछ लंबा है, मैं चाहता हूँ कि इसको आज ही कवर करें, और इसलिए दूसरे नंबर पर डायरिया, कुछ हम बुक्स से पढ़ेंगे ना, दूसरे नंबर पर डायरिया, तीसरे नंबर पर कॉन्स्टिपेशन और मेसिस। अच्छा, मेसिस कहते हैं उल्टी को, पेप्टिक अल्सर कहते हैं मैदे के अल्सर को, और कॉन्स्टिपेशन आपको पता है काफ़ी कहते हैं, और डायरिया कहते हैं लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारी बॉडी से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को डायरिया कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं ड्रग्स यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। तो इनमें आप देखें, आपको जीआईटी का तो पता ही होगा ना, मुंह से लेकर एनस तक जीआईटी होती है, मुंह है, फिर एसोफेगस है, फिर मैदा है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर रेक्टम और एनस। तो ये तो एक कैनाल है ना जीआईटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह लो, कैनाल कह लो, तो इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, हमें फिजियोलॉजी में पढ़ा। अब जो हमारे पेप्टिक अल्सर के लिए हमारी जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, यानी मेट्रोट्रेजोल, H2 रिसेप्टर है, H2 यानी हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो यानी सिमिटाडीन, फैमोट्रेडिन और पता नहीं रेनिटाडीन, ऐसे कुछ चार पॉइंट से आती है, यानी लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिमिटाडीन होता है। इसके अलावा आपके पास है निकोटीन इनहिबिटर और प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, उसके बाद एंटासिड्स हैं, एंड कहते हैं मुखालिफ को एसिड्स कहते हैं तेज़ाब को, यानी हमारा जो मैदे के अंदर से जब तेज़ाब बनता है, जो मैदे के अंदर परेशानी क्रास करता है, उसको उस तेज़ाब को का एंड हम इस्तेमाल करते हैं, तो तेज़ाब कम हो जाता है, और हमें तेज़ाब जब कम होती है तो हम ईजी फील करते हैं। और आखिरी है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, यानी कि स्क्राल। अब इन सारी बातों को समझने के लिए ना हमें मैदा ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमें समझना होगा कि ये, अच्छा जी, अब ये है एसोफेगस, ठीक है, क्या है एसोफेगस, और ये मैदा है। अब मैदे के हम एक दीवार बनाते हैं या बनी बनाई देखते हैं, लेकिन इसकी चार दीवारें होती हैं, ठीक है, जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर ये इसकी दूसरी दीवार है, ये इसकी ये दूसरी और ये पहली है, ठीक है, हम इसको बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको लेबल कर रहे हैं, ठीक है। इस जो अंदर वाली मोस्ट अंदर वाली जो दीवार होती है जहाँ पे हमारी फूड जाके बैठती है उसको कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है, और इसको कहते हैं सब म्यूकोजा, या हमें फिजियो में पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं मस्कुलरिस लेयर, ठीक है जी। और ये बाहर वाले को कहते हैं सिरोजा, बाहर वाले का नाम है सिरोजा। अब हमारा जो कंसर्न है वो म्यूकोजा के साथ है, मैंने आपको पहले बताया था, शायद फिजियोलॉजी में हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं और पढ़ते हुए मैंने बताया कि अगर हम मुँह के अंदर उंगली लगे ना अपनी, बहुत नरम सा म्यूकोजा हमारे म्यूकोजा लेयर है जो हमारी, यानी मुँह के अंदर जितनी नरम है मैदे के अंदर ऐसे ही होती है। और लेकिन आपको पता है कि मैदे की जो pH होती है वो होती है 1 से 3 तक, ठीक है, जो यहाँ पे तेज़ाब होता है, कैसे होता है मैं आपको भी बताऊँ। हमने ये देख लिया, फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर तेज़ाब होता है कौन
तेजाब भी HCl, कौन सा तेजाब होता है? HCl। अच्छा, HCl कैसे बनता है? हमारे मैदे के अंदर हाइड्रोजन आयंस होते हैं और पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाले जो आयंस हैं, तो ये वाले आयंस एक प्रोटॉन पंप होता है जिसके जरिए निकलते रहते हैं। अक्सर तौर पर हम पंप की ऐसी मिसाल दे देते हैं, हमारे घर में पंप होता है, हम उसको चला के एक टंकी भर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सर खाना भी खाया थोड़ा सा। अच्छा, टंकी जब पूरी भर जाती है या तो हम पहले बंद कर लेते हैं या फिर टंकी जैसे भरती है हम बंद कर देते हैं। और अब इन केस अगर हम पंप को बंद करना भूल जाए तो वो टंकी का पानी निकले और हमारे सेहत के अंदर क्या करेगा? खराबी पैदा करेगा। सिमिलरली प्रोटॉन पंप जब इनको निकाल रहा होता है तो ये हाइड्रोजन और पोटेशियम को, तो जहाँ तक नॉर्मल है तो वो फिक्स हो गया। अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो फिर हम इनको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाई देकर इनको रोकेंगे कि भाई रुक जाओ, इतनी ज़्यादा तेजाबियत पैदा होगी। तेजाबियत कैसे पैदा हो रही है? ये वाला हाइड्रोजन हमारे जिस्म के क्लोराइड से मिलकर तो कौन सा तेजाब बनाता है? HCl। इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे मैदे के अंदर होता है, इसलिए होता है कि हमारी जो भी ग़िज़ा होती है ना उसको इसने तोड़ के हमें हज़म करवानी होती है। अच्छा, अब होता क्या है, इस जो ग्लूकोजा है ये वाला, इसके ऊपर होता है पैरेटल सेल, पैरेटल सेल्स, ठीक है। अब ये वाले सेल प्रॉपर काम कर रहे हैं हाइड्रोजन और पोटेशियम और सारे आयंस बन रहे हैं। जब इम्प्रॉपरली या इनमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो फिर जब डिस्टर्ब होते हैं तो ये पैरेटल सेल डिस्टर्ब होते हैं, जहाँ से हमें परेशानी होती है। अब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? क्योंकि अभी इन्होंने H2 यानी हिस्टामिन रिसेप्टर बुलाकर पढ़ा है, तो उसमें होता क्या है कि हमारे इन्हीं सेल के अंदर हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होते हैं। कौन से? हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, अब वो हिस्टामिन कितने होते हैं? इसका H1 होता है, H2 होता है और H3 होता है और H4 होता है। लेकिन हमें जो मैदे के अंदर होता है वो सिर्फ ये वाला H2 होता है, ठीक हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये जो H2 होता है इसको या को जो मतलब ये H1 होता है, ये कंपनी के लिए इसका मतलब थोड़ा बहुत जो भी कंसर्न है उनके साथ, H2 का मैदे के साथ कंसर्न है। अब H2 पे अगर कोई खराबी आ रही है कि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है, तो आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया कि मास्ट सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उसके अंदर 3-4 किस्म के प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है, हिस्टामिन भी होता है और ल्यूकोट्रीन भी होता है, इस तरह और भी 3-4 और भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कैसे होते हैं? वो फिर हमारे वो हम चले जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कि हमारे सेल के ऊपर एंटीजन, जैसे कोई चीज़ हमने बाहर से अंदर भेजी है तो एंटीजन आगे यहाँ खड़े हो जाते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो नुकसान में अंदर आई है। लेकिन अगर उनके अंदर उनका एंटीजन इसके साथ आकर बाइंड नहीं करता, इसके ऊपर हावी नहीं होता, इसको तोड़ता नहीं है, यहाँ दरवाज़ा नहीं बनाता, तो फिर हमें कोई इशू नहीं होता। अगर यहाँ पर तोड़ देता तो हमें एलर्जी होती है। अपनी सेंसिटिविटी में हम पढ़ा था पिछले साल, तो जब इनको तोड़ देता है तो यहाँ से ये वाली चीज़ें निकल कर हमारी बॉडी में चाहे तो दरपट बना दें, चाहे तो वैसे स्वेलिंग कर दें, मतलब नाक सूज जाती है, मुँह सूज जाता है। आपको पता है कि शायद बच्चे वगैरह स्टार्ट में तो मैं उनके साथ काट देता हूँ, इतने बड़े हो जाते हैं, वो सारा ये हिस्टामिन का होता है। अब यहाँ पर जो मैदे में होता है वो H2 होता है। अब आपके अगर मैदे की इन्फ्लेमेशन करेगा, अल्सर बनने में पहले इन्फ्लेमेशन होगी ना, पहले तो आपका मुँह सूझेगा, सूझने के बाद उसके अंदर पानी करेगा, पास करेगा, फिर फटेगा। तो जब अल्सर बनना है तभी ऐसे ही, ठीक है। तो फिर ये वाले जो हिस्टामिन है ये होते हैं क्या बोला, इसके पॉजिटिव एजेंट, पेप्टिक अल्सर, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कुछ ना कुछ? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। याद रखिएगा जब ये तेजाबियत होती है इस एरिया में नहीं होती, ठीक है, इस एरिया में तेजाबियत नहीं होती। यहाँ पर इसके अलावा कि मौजूद है, इतना बड़ा तेजाब मौजूद है जहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारी जो मुँह के अंदर अगर हम 1 से 3 हमारी pH हो तो या pH का कोई भी एसिड हम डाल दें जल जाए, उसी वक्त ज़ुबान में सुराख हो जाएगा। तो ये जो है ये यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये कभी इधर होता है या पीछे होता है, यानी पेप्टिक अल्सर होगा तो भी इधर और डिडेनल अल्सर होगा कि आपके आगे जैसे डिडेनम शुरू होते हैं, पहले जिजिनम होती है फिर डिडेनम होती है, तो यहाँ पर आप इशू होता है। आपको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था कि ये जो एसिड है यहाँ से खुराक जब आगे जाती है तो हमारे जिजिनम में ही उसका जो pH है वो 7 से 8 हो जाता है। फिर वो इंटेस्टाइन में आती है तो वो परेशानी नहीं काज करती, क्योंकि
इंटेस्टाइन की जो pH है वो 7 से 8 है, यानी 7 से 8 pH की एंजाइम भी वहाँ मौजूद है, 7 से 8 pH की वहाँ पे मतलब कि अगर वहाँ कोई चीज़ जाती है तो कोई मसला नहीं बनता, अगर उससे आगे चल जाती है तो फिर इन्फॉर्मेशन पास हो जाता है। मैदे की फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैदे की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पास होती है, मिसाल के तौर पर इसका मेन ही अगर उसका गाज के वजह होता है तो उसमें सबसे पहले आपको पट्टी निकालें आना शुरू होती हैं, बुकाई आती है, पतली होती है, या फिर बसाव का उल्टी आती है। यहाँ तक बात समझ आ गई, तो आप इसकी दवाइयाँ पढ़ें, कोई बात नहीं समझे। अब फैक्ट्री कंसर्ट की दवाइयों को हमने देख लिया ना, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई। तो पहले इसकी जो दवाई है वो है मेट्रोनिडाज़ोल, इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो हम मेट्रोनिडाज़ोल अगर लिखते हैं यहाँ पर पास करें, हम दवाई लिखते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है जी। अगर यहाँ लिखते हैं तो हम कह देते हैं इट इज़ या इट्स माइक्रोबियल सॉरी एंटीमाइक्रोबियल, एंटी जब भी आएगा उसके आगे वाला जो चीज़ होगी उसको हम कहेंगे, उसको उसका एंटी कंसीडर करेंगे, तो ये एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, इट्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाएं, जब भी कभी आपकी पसंद की कोई चीज़ आ जाए सामने तो आप बहुत चाहते नहीं, ये बात मैं बढ़ाता भी हूँ, कभी भी मैं कहता हूँ अगर आप अपने थोड़ा सा इजाफी खा लेते हैं तो फिर आपको क्या होता है, आपको तकलीफ ही होती है, नॉर्मल से आप बढ़ गए, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था डिप्रेशन का नॉर्मल करिए ओके, अगर यहाँ मैं बैठ के यहाँ तो डिप्रेशन बढ़ गया, तब डिप्रेशन कम हो गया, तब ये वाली शायद खा ली है, अब परेशानी बढ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं, यूज रेट करके कर सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, तो आपने तो आपने कहना ही है, तो इट इज एन माइक्रोबियल, तो यहाँ पे गलती हो रही है, इट्स एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके हम जो इसके क्या करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स, उसको हम आज नहीं लिखेंगे, ठीक हो गया बेटे, क्या करेंगे आज हम उसको नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, वजह टाइम बहुत सारा, तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स की देखें ना जी, यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते, आप क्या लिखते हैं, इट्स टेकन फॉर द एंड या जो भी आप क्या लो, और अब्जॉर्ब वेल अब्जॉर्ब इन द बॉडी और मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर और सेक्रेटेड बाय यूरिन, यही है ना। अच्छा, अब हम सिर्फ इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। H pylori यानी हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक क्या है, इसको हम कहेंगे बैक्टीरिया, क्या कहेंगे, बैक्टीरिया। अब ये होता क्या है, ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव आपने अगर मेटाबॉलॉजी में पढ़ा हो, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो हमारे ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो हेलिकोबैक्टर या H pylori इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम लिख देंगे, दैट कैन इन्फेक्ट GIT, और ये भी हम साथ लिख देंगे, ठीक है, और सादा से लिखेंगे H pylori, और बड़ा आपको लिखना है इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया है, रिसर्च जो अभी रिसर्च आई है उसके मुताबिक इतना खतरनाक है कि ये आपके मुंह से लेकर एनस तक कहीं भी ब्लीडिंग इवन कैंसर कर सकता है, इतना खतरनाक हेडिंग नहीं देख सकते। अच्छा, चलें हम इसको हेडिंग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है, चलें इसका ये वाला कर लेते हैं पहले। अच्छा जी, द ड्रग डिफ्यूज इनटू बैक्टीरिया एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस का आप बताओगे, चलें काइनेटिक्स को हम यहाँ खत्म करके डायनामिक्स इस ड्रग एंटर इन बैक्टीरिया एंड cause प्रोटीन, क्या काम है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन सेंस
बी सेल ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसका पता है ना, याद है कुछ बता दूँ? चलिए मैं बता दूँ। प्रोटीन सिंथेसिस आपने पढ़ा था कि जो रेप्लिकेशन इसकी सॉरी रेप्लिकेशन कह रहा हूँ, मैसेंजर आरएनए बनता है, सॉरी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होती है ये कब बनती है? जब इसकी प्रॉपर वो ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। ठीक है, अब ये मेट्रोनोजोल क्या करती है? ये एंटर हो जाती है किसमें? बैक्टीरिया में, या इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस ड्रग डिफ्यूज इनटू बैक्टीरिया, या एंटर कर लो या डिफ्यूज कर लो इनटू बैक्टीरिया एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करती है ड्रग? ये जब चली जाती है बैक्टीरिया के अंदर तो फिर उसकी क्या करती है? उसकी सिंथेसिस यानी उसकी मजीद कापियाँ बनने से रोकती है। नहीं आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसकी कापियाँ बनती हैं, वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। रिसेंटली इसके जो आपके जितने भी कैंसर आए हैं GIT के, उनमें ये अदला साहब पहले उस पर थे। ठीक है, अच्छा जी, प्रोटीन सिंथेसिस हो गई। अच्छा जी, क्या कैसे होता है? बाय इंटरेक्टिंग विद डीएनए एंड क्रॉस स्ट्रैंड ब्रेकिंग, बाय इंटरेक्टिंग and cross breakdown DNA स्ट्रैंड। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पढ़ाया था, याद है? इस तरह का जी याद है? बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, तो प्रोटीन के चैप्टर में ही मिलेगा। अच्छा जी, तो दस काज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, जब ब्रेकअप हो जाती है DNA स्ट्रैंड तो क्या करता है? 10 काज डेथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी फिर ये जो पैलोरी है इसकी डेथ हो जाती है, ये मरना शुरू हो जाता है, तो आप इसी फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा इसके यूजेस में भी लिखेंगे, इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर और इट इज़ यूज टू ट्रीट रिविनल अल्सर। अच्छा, ये मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ यूजेस, नीचे लिखता हूँ, तो फिर इनके सब यूजेस एक जैसे ही लिखना है। यूजेस और ADR ऑलमोस्ट ADR में लिख जाएगा, सॉरी यूजेस में सेम होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर आगे उसी को लिखते हैं। यूजेस क्या लिखेंगे? इट्स यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, एक ही बात है, कहीं ऐसा ना हो कि गैस्ट्रिक अल्सर लिखा हो तो आप परेशान मत करो। इट इज यूज टू ट्रीट यूरिनल अल्सर। ठीक है, ये वाला सेम है। अब हमने आगे वाली लाइन में ना कोशिश करते हैं कि सिर्फ मोड ऑफ एक्शन ही पढ़ते जाए। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसके जो ADR है, एक तो इसका वेट लॉस और एक इंडायरेक्ट टेस्ट है। ये मेटालिक टेस्ट का कहीं भी आ जाए तो आपने बोलना नहीं है। मेटालिक टेस्ट ऑफ जस्ट इसके ADR में आता है, इसके मेट्रोनिडाज़ोल है। ठीक हो गया? मेट्रोनिडाज़ोल के जो मेन मतलब कि कॉमन प्रोडक्ट है ना, वो फ्लैजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आगे जो ड्रग है वो है एक्समीडियम। इट इज H2 हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग या H2 ब्लॉकर ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सारे की अब अगली बना लीजिएगा। ये मैं
ईपीडीन जो है इसको हम कहेंगे इस यूज आप लिख सकते हो गैस और रिटिनल अल्सर दोनों भी लिख सकते हो। ठीक हो गया? कहना था ख्याल रखना तस्वीर साथ साथ बना दिया। इसके फार्माकोकाइनेटिक्स तो सेम है, फार्माकोडायनामिक्स को पढ़ लेते हैं। तो इस अगर आप प्रेजेंट ऑन स्टमक और अफेक्ट क्या है एज रिसेप्टर और उसके प्रेजेंट ठीक है जी, स्टमक में प्रेजेंट है जब अच्छा और ये क्या करते हैं इन सम ब्लड वेसल्स एंड अदर सेल्स इन सम ब्लड वेसल्स एंड अदर सेल्स ब्लड वेसल्स को देखते हैं। आप ये बात मैसेज दीजिएगा, मैं शार्ट से शार्ट करने जा रहा हूँ। एज हिस्टामिन इज एन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, जो मैंने आपको बताया एज हिस्टामिन इज so this drug specifically bind with H2 receptor and block it. So this drug specifically binds with H2 receptors and block it. ठीक हो गया जी? इनके साथ बाइंड करके इनको ब्लॉक कर देंगे। इसके साथ चलें, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे करके लिख रहा हूँ। इट हैज़ नो एफिनिटी फॉर, तो इसको छोड़ दें, मैंने आपको बता दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। यदि ये H1 3 4 के साथ कोई एफिनिटी नहीं होती, जहाँ लिखें तो भी ठीक है और लिखेंगे तो भी इतना लिखने के बाद बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन H1, दे हैव नो इफेक्ट में लिखा हुआ है, मैंने वैसे लिख ही देते हैं, वैसे मेरा मुंह नहीं था। अच्छा जी, इसके अलावा कहते हैं जी 10 डिग्री हिस्टामिन लेवल इन जेल, बस वो हमें गुलाब में 10 डिग्री हिस्टामिन लेवल ठीक है। इसको डालें, इसके जो यूजेस हैं वो सेम है, लेकिन एक इसमें ज़्यादा है, वो है इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। इट इज आल्सो यूज्ड यानी जो आप फटी निकालें आती हैं या जो आपके फटी फटी आती है उसमें ये वाली, यानी इसका कहने का मकसद ये है कि ये जो हिस्टामिन वाले हैं ये साले ऊपर एसोफेगस में भी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं, तो फिर ये इन दोनों के लिए भी यूज़ होगी। इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। ठीक हो गया? क्या बात समझ आ गई?
मोशनलेस डायरिया, ये इसमें लिखा हुआ भी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगली जो ब्लैक है हमारे पास वो है मक्रस। अच्छा बेटा, अगर आप आते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, हम 2 आगे